उस रिजॉर्ट के गार्डन में उस वक्त जानवी का हाथ थामे ऋषभ खड़ा था और सामने आंसुओं से भरी आंखें लिए माया अपने पापा ऋषि महाजन के साथ खड़ी थी। माया के पापा की आंखों में गुस्से की आग जल रही थी और वो खा जाने वाली नजरों से जानवी को देख रहे थे। जैसे ही ऋषभ ने कहा कि किसी ने भी अगर जानवी की तरफ नजर भी उठाई तो वो उसे छोड़ेगा नहीं, ये बात सुन माया जोर जोर से रोती हुई वहां से चली गई। ऋषि ने ऋषभ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता भी है तुम किससे और क्या बात कर रहे हो? ऋषभ ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, मैं सब जानता हूं अंकल, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कोई ये भूले कि जानवी कौन है। ऋषि ने गुस्से से उसकी ओर उंगली दिखाते हुए कहा, तुम निहायती बदतमीज हो ऋषभ, और उससे भी कहीं ज्यादा बेशर्म है ये लड़की। इतना कहते हुए उन्होंने नफरत भरी नजर से जानवी को देखा कि डर के मारे जानवी की रूह कांप गई। जानवी मन ही मन बेचैन हो उठी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऋषि महाजन अपनी बेटी को मनाने उसके पीछे पीछे चले गए। उसके जाते ही ऋषभ ने जानवी को देखा जो सुबक सुबक कर रो रही थी। उसने झट से जानवी को अपने सीने में छिपा लिया और जानवी ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। आखिर क्या गलती है मेरी? क्यों सब लोग मुझे बुरा समझ रहे हैं, बुरा कह रहे हैं? क्या किया है मैंने? जानवी ने मायूसी के साथ कहा। ऋषभ चुपचाप उसकी बात सुनता रहा क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो जानवी को क्या जवाब दे। उसने हिम्मत करके कहा, गलती तुम्हारी नहीं है, मेरी है जानवी। मैंने अगर पहली बार में सबको सबक सिखा दिया होता तो आज इनकी तुम्हारी तरफ नजर उठाने की हिम्मत नहीं होती। ऋषभ की बात सुनकर जानवी और जोर से रोने लगी। उसे ऋषभ की केयर की आदत हो गई थी, लेकिन बहुत जल्द वो दोनों अलग होने वाले थे और ये बात जानवी को भी उतना ही परेशान कर रही थी जितना कि ऋषभ को। जानवी ने अपने आंसू पोंछते हुए ऋषभ से पूछा, क्यों हो तुम इतने अच्छे? ऋषभ जोर जोर से हंसने लगा। मैं अच्छा हूँ? यार तुम भी अजीब लड़की हो, कभी मुझसे बेवजह गुस्सा हो जाती हो और कभी यूं ही मेरी तारीफ करने लगती हो। आखिर चक्कर क्या है? हाँ? जानवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि तुम उस वक्त मेरे साथ खड़े हो जब सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट है। तुम क्यों अपने अपनों से दुश्मनी मोल ले रहे हो ऋषभ? ऋषभ ने जानवी के बाल को कान के पीछे किया जो उसकी आंख के सामने बार बार आ रहा था। क्योंकि तुम अकेली हो, तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत पहले छोड़कर जा चुके हैं। तुम्हारी माँ और दादी सिर्फ कहने के लिए है, लेकिन वो तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। तो मेरे सिवा कौन तुम्हारा साथ देगा? कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा? ऋषभ का जवाब सुनकर एक बार फिर जानवी की आंखें भर आईं और उसने ऋषभ को फिर से गले लगा लिया। वो अपने मन में बार बार चीख चीख कर कह रही थी, क्यों हम डिवोर्स ले रहे हैं? क्यों हमारे रास्ते अलग हो रहे हैं ऋषभ? क्यों तुम हमेशा के लिए मेरे और मैं तुम्हारी नहीं हो सकती? लेकिन ये बात जानवी किसी भी कीमत पर अपनी जुबान पर नहीं ला सकती थी। वहीं ऋषभ के मन में भी इसी तरह के बहुत से ख्याल दौड़ रहे थे, मगर कोई भी उसकी आवाज बनने को तैयार नहीं था। जानवी को ऋषभ की फिक्र हो रही थी क्योंकि उसकी आंखों के सामने माया के पापा का भयानक चेहरा आ रहा था। उसने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारे बिजनेस को माया के पापा के गुस्से की वजह से नुकसान हो सकता है ना? ऋषभ के चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई क्योंकि अब भी जानवी सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोच रही थी। उसने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, बहुत भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन उस नुकसान को बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। जिसको जो करना है करने दो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। कितनी देर तक दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े उस शांत गार्डन में खड़े रहे। फिर ऋषभ ने कहा, चलो मैं तुम्हें म्यूजियम वापस छोड़ दूं, मुझे भी फिर किसी मीटिंग के लिए जाना है। जानवी का इस माहौल में ऋषभ से अलग होने का कोई मूड नहीं था, लेकिन उसके पास ऋषभ को वहां रोकने की कभी कोई वजह नहीं थी। इसलिए वो ऋषभ के साथ साथ बाहर की ओर चली गई। जब म्यूजियम में जानवी वापस दाखिल हुई तो वहां पहले ही श्रुति बैठी थी और उसका इंतजार कर रही थी।
उसे सवालिया नजरों से खुद को घूरता पाकर एक पल के लिए तो जानवी थोड़ा घबरा गई, लेकिन वो मुस्कुराते हुए उसके पास गई। मैं थोड़ा लेट हो गई ना? श्रुति ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। वैसे मेरी अभी भाई से बात हुई थी। उन्होंने मुझे बताया कि वो लड़का जिसके साथ तुम गई थी वो तुम्हारा दूर का रिश्तेदार है। जानवी के दिल की धड़कन तेज हो गई और वो मन ही मन बोली, हाँ, अब तो उसे दूर का रिश्तेदार ही समझो, क्योंकि जल्दी ही हम अलग होने वाले हैं। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं कहा और हाँ में सिर हिला दिया। श्रुति को उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ बदले बदले से लगे। वो अपने भाई मोहित की तरह उतनी भोली नहीं थी। वो समझ गई थी कि बात कुछ और है। जानवी असलियत छुपा रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अपना काम करने चली गई। उसके जाते ही जानवी ने चैन की सांस ली, लेकिन श्रुति धीरे से बोली, तुम चाहे जितना भी छिपा लो जानवी, लेकिन मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। जानवी का काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, लेकिन वो यहाँ जो काम करने आई थी वो करना जरूरी था। वो अपना काम करने की कोशिश करने लगी, मगर बार बार उसका मन घबरा रहा था। उसे डर था कि माया के पापा कहीं ऋषभ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करें। थोड़ी देर बाद वो घर जाने के लिए म्यूजियम से बाहर निकलने लगती है। तभी उसका फोन बजता है और स्क्रीन पर नाम देखकर उसका चेहरा खिल जाता है। जैसे ही जानवी ने फोन उठाया तो ऋषभ बोला, मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है। ये सुनते ही जानवी हैरान रह जाती है। लेकिन क्यों? कोई खास बात है क्या? पता नहीं, बस मिलने को कहा तो मैंने उनसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं किया, ऋषभ ने साफ साफ कहा। जानवी सोच में पड़ गई कि उसे मिलना चाहिए या नहीं। तभी ऋषभ ने कहा, मैं बाहर खड़ा हूँ, इसलिए जल्दी आओ, हम अभी जा रहे हैं। ये सुनकर जानवी भागकर बाहर गई तो ऋषभ पार्किंग में उसका इंतजार कर रहा था। वो अब भी उसी जगह पर खड़ा था जहाँ वो कुछ देर पहले उसको छोड़कर गया था। उसने कार में बैठते हुए पूछा, क्या तब से तुम यहीं खड़े हो, वापस नहीं गए थे? ऋषभ हल्का सा मुस्कुराया, मैं चला गया था, बस अभी आधा घंटा पहले आया हूँ। इसके बाद ऋषभ ने कार अपनी माँ के स्टोर की ओर बढ़ा दी। आज से पहले जानवी उनके स्टोर में नहीं गई थी। जैसे ही ऋषभ ने कार रोकी तो जानवी हैरान रह गई, क्योंकि वो 5 फ्लोर की एक बड़ी सी बिल्डिंग थी। इतना बड़ा स्टोर? जानवी की उत्सुकता देख ऋषभ के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वो लोग सीधा 5वें फ्लोर पर ऑफिस में गए। जैसे ही राधा ने वहां जानवी को देखा तो वो जल्दी से अपनी सीट से उठकर दरवाजे तक गई। आओ आओ जानवी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जानवी उनका प्यार देखकर जल्दी ही कंफर्टेबल हो गई। कैसी हैं आप माँ? सॉरी आंटी। जानवी ने फटाफट अपनी बात पूरी की। राधा ने एक नजर जानवी की ओर देखा और हल्का सा मुस्कुराने लगी। उन्होंने जानवी को अभी कुछ नहीं कहा और उसे लेकर अपने लैपटॉप के सामने आ गई। इधर देखो बेटा और बताओ, तुम्हें कौन सा दुल्हन का जोड़ा सबसे ज्यादा पसंद आया है? ये सुनकर जानवी को बहुत अजीब लगा। उसने हैरान नजरों से उन्हें देखा। लेकिन आंटी, ये किस लिए है? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए। ये सुनकर ऋषभ का मुंह भी खुला का खुला रह गया। जानवी ने नजरें झुकाते हुए कहा, आंटी, मेरा और ऋषभ का डिवोर्स हो रहा है, मुझे इस लहंगे की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहते कहते उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने अपने आंसुओं को बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि वो इन सब के सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। राधा ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, इस नालायक से डिवोर्स लेने के बाद किसी से तो तुम शादी करोगी ना? ये मेरी तरफ से तोहफा समझो। उन लड़कियों में से थी जो या तो जल्दी किसी से दिल नहीं लगाते, और अगर एक बार लगा लेते हैं तो फिर उसे छोड़ भी नहीं पाते। ऐसा ही हाल था जानवी का, जो एक बार ऋषभ से प्यार कर चुकी थी और अब उसे भुलाना उसके लिए लगभग नामुमकिन था। उसने कहा, थैंक यू आंटी, लेकिन मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। देखो जानवी, एक तो मुझे ये आंटी कहना बंद करो। मैं तुम्हारी भी माँ ही हूँ। बेशक तुम मेरी बहू नहीं रही, लेकिन मेरी बेटी तो बनकर रह सकती हो ना? जानवी को ये बात इतनी अच्छी लगी कि उसने झट से राधा को गले से लगा लिया।
जानवी को अपनी माँ के इतना क्लोज देख ऋषभ को बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन अब वो इस रिश्ते को बचा नहीं पा रहा था। राधा ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, एक माँ तो अपनी बेटी को तोहफा दे सकती है ना, तो पसंद करो, तुम्हें क्या पसंद आ रहा है। राधा को इतना जिद करता देख जानवी भी उसकी बात मान गई। फिर जानवी ने बड़े गौर से डिजाइन को देखा और उनमें से एक लहंगा पसंद करके राधा को बता दिया, जिसे देखकर राधा ने चहकते हुए कहा, मुझे भी तुम्हारे लिए यही पसंद था। फिर राधा ने अपने असिस्टेंट को कहा, तुम इसकी मेजरमेंट ले लो। इतना कहकर उन्होंने जानवी को उसके साथ भेज दिया। जब जानवी ऑफिस से बाहर निकली तो वहां बहुत से लहंगे टंगे हुए थे, जिन्हें देखकर जानवी की आंखों में चमक आ गई। वो एक एक करके उनको देखने लगी। तभी राधा बाहर आई। अरे, अगर तुम्हें इनमें से कोई पसंद है तो तुम उसे भी ट्राई कर सकती हो। जानवी ने खुशी से एक लहंगा पिक किया और उसे पहनने रूम में चली गई। वो लहंगा पहनते हुए वो दिन याद कर रही थी जब उसकी शादी ऋषभ से हुई थी। उसका बहुत अरमान था कि वो लाल रंग का लहंगा पहने, लेकिन उस समय ऋषभ अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था, इसलिए उनकी शादी जल्दबाजी में हुई थी, जहां उसे लहंगा पहनने का मौका भी नहीं मिला था। जैसे ही जानवी ने वो लाल लहंगा पहना तो वो एक पल के लिए खुद को आईने में पहचान ही नहीं पाई और खुद को देखती रह गई। वो इस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल एक परी की तरह। वो बाहर आई। माँ, कैसी लग रही हूं मैं? जैसे ही ऋषभ की नजर उस पर पड़ी, वो तो मानो पागल ही हो गया। उसने आज से पहले शायद इतनी सुंदर लड़की कभी देखी ही नहीं थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और राधा उसके पास गई। ओह माय गॉड, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम जानवी। तुम अपनी नौकरी छोड़कर मेरे पास मॉडल की जॉब क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारा फिगर तो ऐसा है कि तुम अच्छे अच्छे को मात दे सकती हो। ये सुनते ही ऋषभ को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके अलावा कोई और गैर उसकी जानवी की तारीफ करे। इसलिए उसने बीच में टोकते हुए कहा, जानवी के पास ऑलरेडी बहुत अच्छी जॉब है, वो वहां से अच्छा खासा पैसा कमा सकती है, उसे आपके यहाँ जॉब करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर राधा जानबूझकर उसे गुस्सा करने लगी। तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं अपनी बहू से फ्री में काम करवाऊंगी? लेकिन जानवी समझ गई थी कि ऋषभ ने ऐसा क्यों कहा है। वो कपड़े बदलने के लिए वापस ड्रेसिंग रूम में चली गई। तब ऋषभ को ऐसे चुपचाप बैठे हुए देखकर राधा उसके पास गई और प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता है ये डिवोर्स तुम नहीं चाहते, तुम्हारे डैड चाहते हैं, लेकिन तुम इसे रोक सकते हो। ऋषभ ने हैरान नजरों से अपनी माँ की तरफ देखा और अचानक अपना मुंह फेर लिया। अब सब हो चुका है, खुद जानवी भी यही चाहती है, इसलिए मैं किसी को आजाद होने से रोकना नहीं चाहता। ये सुनकर राधा के होश उड़ गए थे। उसने हमेशा से जानवी की आंखों में ऋषभ के लिए प्यार देखा था, लेकिन जानवी ऋषभ से डिवोर्स लेना चाहती है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। ये तुम क्या कह रहे हो ऋषभ? राधा ने एक बार फिर ऋषभ से पूछा। मैं ठीक कह रहा हूँ, अब इस डिवोर्स को हो जाने दीजिए। मैं किसी को भी जबरदस्ती अपने साथ नहीं रखना चाहता। इतना कहकर ऋषभ चुप हो गया, क्योंकि वो अपनी माँ को सही वजह नहीं बताना चाहता था कि कोई राहुल है जिसे जानवी पसंद करती है और उसके पास वापस लौट जाना चाहती है। कैसा ये इश्क है इन दोनों के दरमियान, जहाँ ऋषभ जानवी की खुशी के लिए उसे छोड़ना चाहता है, वहीं जानवी भी ऋषभ के लिए उससे अलग हो जाना चाहती है। क्या होगा कहानी में आगे? क्या राधा जानवी और ऋषभ के रिश्ते को बचा पाएगी? अब ऋषि महाजन क्या करेगा ऋषभ और जानवी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। राधा ने बहुत कोशिश की अपने बेटे को समझाने की। ऋषभ, तुम्हें जानवी से अच्छी लड़की कभी नहीं मिलेगी, रोक क्यों नहीं लेते उसे? मगर ऋषभ ने साफ इनकार कर दिया और चुपचाप बैठ गया। राधा ने इसके आगे कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि कोई करिश्मा हो जाए और ये डिवोर्स रुक जाए। अब तक जानवी भी कपड़े बदलकर बाहर आ गई और ऋषभ के बगल में आकर बैठ गई। जानवी खुद को लहंगे में देखकर
इतनी खुश हो गई थी कि उसने अपनी बहुत सी तस्वीरें खींच ली थी। अब वो आराम से बैठकर उन तस्वीरों को देख रही थी और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। कमाल की खूबसूरत लग रही हो तुम इसमें। ऋषभ ने जैसे ही ये कहा, जानवी ने झट से उसकी तरफ देखा और ऋषभ मुस्कुराता हुआ टेढ़ी नजरों से जानवी के फोन को ही देख रहा था। जानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसे किसी के फोन में झांकना अच्छी बात नहीं होती मिस्टर ऋषभ। ये सुनकर राधा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। दोनों को एक दूसरे को यूं छेड़ते देख वो अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही थी। ऋषभ ने भी जवाब देते हुए कहा, तुम अभी भी लीगली मेरी पत्नी हो जानवी, तो गैर कैसे हुई? मैं तो तुम्हारा फोन देख सकता हूँ। ये सुनते ही जानवी चुप हो गई, क्योंकि ऋषभ जो कह रहा था वो सही था। तभी ऋषभ ने जो आगे कहा उसने जरूर जानवी को हैरान कर दिया। वैसे जानवी, तुम्हारी इन तस्वीरों को देखकर मेरा भी दिल कर रहा है कि काश हमारी भी ऐसी तस्वीरें होती जिन्हें हम हमेशा के लिए संभाल कर रख लेते। इतना कहते ही ऋषभ जानवी की ओर देखने लगा और दोनों की नजरें एक दूसरे की नजरों पर आकर रुक गई। राधा जो ये सब सुन रही थी, उसके दिल में भी एक दर्द सा उठा और वो सोचने लगी, क्या दिन देखने को मिल रहा है। दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, मगर जाने क्यों अलग हो रहे हैं। तभी कुछ सोचते हुए राधा ने कहा, तुम दोनों एक काम क्यों नहीं करते? तुम कल तैयार होकर साथ वाले स्टूडियो में आ जाओ और अपना फोटो शूट करवा लो। वैसे भी शादी के वक्त तुम दोनों ने कोई फोटो शूट नहीं करवाया था। जानवी ये सुनकर हैरान रह गई और इससे पहले कि ऋषभ कुछ बोलता वो झट से बोली, नहीं नहीं माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी ऋषभ बहुत बिजी रहता है। किसने कहा मैं बिजी हूँ? अरे मेरी अगले 3 दिन छुट्टी है। मॉम, आप साथ वाले अंकल से बात कर लीजिए, मैं और जानवी कल ही जाएंगे फोटो शूट के लिए। ऋषभ ने जैसे ये कहा, जानवी को कुछ समझ ही नहीं आया कि ये अचानक से कैसे हो गया। उसने हिम्मत करते हुए कहा, लेकिन ऋषभ, अब इस सब का फायदा ही क्या है? जानवी का सवाल सुन ऋषभ भी एक पल के लिए चुप रह गया। उसको इस बात ने अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो हल्का सा मुस्कुराया, इसी का तो फायदा है जानवी, जब तुम साथ नहीं होगी तब तुम्हारी तस्वीर ही मेरी साथी होगी। ये सुन जानवी की आंखों में झट से आंसुओं ने अपनी परत जमा ली। अगले दिन ऋषभ और जानवी स्टूडियो में मौजूद थे और जानवी ने अपनी ही सास का डिजाइन किया हुआ लहंगा पहना हुआ था। वो मेकअप रूम में मेकअप करवा रही थी। तभी आर्टिस्ट ने कहा, जानवी जी, आपकी स्किन इतनी खूबसूरत है कि ज्यादा मेकअप की जरूरत ही नहीं है। कौन से प्रोडक्ट्स यूज करती हैं आप? अपनी तारीफ सुन जानवी बहुत खुश हो गई और उसका पहले से ही लाल चेहरा और भी लाल हो गया। लेकिन उसे ये समझ नहीं आया कि वो प्रोडक्ट्स का क्या नाम बताए, क्योंकि उसे तो हमेशा से ऋषभ ने ही बाहर के ब्रांड्स लाकर दिए हैं। जानवी ने धीरे से कहा, एक्चुअली इसका जवाब तो मुझे मेरे हस्बैंड से पूछ कर देना होगा। वही है जो मेरे लिए ये सारे प्रोडक्ट्स लाते हैं। जानवी की बात सुन मेकअप आर्टिस्ट का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या बात है जानवी जी, मानना पड़ेगा, आपके हस्बैंड जरूर आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी आपका इतना ख्याल रखते हैं कि आपके स्किन केयर भी खुद खरीदते हैं। मेकअप आर्टिस्ट की बात ने जानवी को उदास कर दिया। वो मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं वो सिर्फ मेरी केयर करता था या प्यार। इतने साल मैंने जिस इंसान से प्यार किया वो मुझसे प्यार करता भी है या नहीं मुझे पता तक नहीं है। लेकिन आज की तस्वीरें मैं अपनी यादों में हमेशा के लिए जोड़ कर रख लूंगी। सालों बाद भी इन तस्वीरों को देखूंगी तो मुझे खुशी होगी कि कोई था जिससे मैं प्यार करती थी, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया था। इससे पहले कि जानवी की आंखें नम हो जाती, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन अभी उसने चैन से सांस भी नहीं ली थी कि उसके कानों में एक तीखी आवाज पड़ी, ओह माय गॉड, तुम यहाँ! इस आवाज को जानवी बहुत अच्छे से पहचानती थी। जैसे ही उसने आंखें खोली तो उस चेहरे को देख वो इरिटेट हो गई, क्योंकि कोई और नहीं, माया उसके सामने थी। यहाँ ड्रेसिंग रूम में बहुत से लोग मौजूद थे, इसलिए जानवी कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। उसने बस हल्का सा हाँ में सिर हिलाया और अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। लेकिन माया तो माया है, वो ऐसे कैसे जानवी को जाने देती? माया, जो कि ऑलरेडी मेकअप करवा कर पूरी तरह से रेडी थी, उसके नजदीक गई और जानबूझकर जोर से बोली,
वैसे तुम्हें तो बहुत अच्छा लग रहा होगा मेकअप करवा कर जानवी, क्योंकि तुम तो उन पहाड़ों में गरीबी में रही हो। तुम्हें कहाँ ये मेकअप करने को कभी मिला होगा। माया ने जानबूझकर ये बात जोर से कही जिससे सब लोगों को सुनाई दे जाए। सभी लोग हैरानी से जानवी की ओर देखने लगे। पहले तो जानवी को बुरा लगा, लेकिन फिर उसने अपनी सीट से उठते हुए माया को मुंह तोड़ जवाब दिया। पहाड़ों में रहने में क्या गलत है माया? मेरे दादाजी को अस्थमा की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने उन्हें साफ वातावरण में रहने को कहा था, इसीलिए हम शहर से गांव में चले गए थे। लेकिन इसमें गलत क्या है, इसका जवाब दो तुम। माया ने तो बस जानवी को नीचा दिखाने के लिए ये सब किया था, लेकिन अब जानवी का जवाब सुन वो हक्का बक्का रह गई। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। वहीं जानवी मन ही मन खुद से बोल रही थी, तुम बड़े अमीर लोग क्या जानो कि मेहनत करना किसे कहते हैं। मेरी माँ अकेली नौकरी करती थी और वो मुझे अकेले घर पर नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए मुझे मेरे दादाजी के पास पहाड़ों में रहना पड़ा था। लेकिन तुम लोग कहीं पर भी किसी का मजाक उड़ाने से नहीं चूकते। माया मुंह बनाकर खड़ी हो गई और जानवी को नीचा दिखाने के लिए बोली, कारण चाहे कोई भी हो, मगर ये बात तो पक्की है ना कि तुम आज पहली बार ये फोटो शूट करवाने आई हो। ये सुनते ही जानवी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई, जिसे देख एक पल के लिए माया के चेहरे का रंग उड़ गया। हाँ, तुमने सही कहा माया, मेरा पहला फोटोशूट है, वो भी वेडिंग फोटोशूट। मेरे हस्बैंड के साथ, जो 3 साल पहले नहीं हुआ वो आज हो रहा है। जानवी ने बड़े ही आराम से माया को जवाब दिया। वहीं माया के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या? लोग तलाक होने पर उदास होते हैं, दुखी होते हैं, और तुम लोग वेडिंग फोटो शूट करवा रहे हो? जरूर तुमने ही ऋषभ के साथ जबरदस्ती की होगी, उसके पैरों में गिड़गिड़ाई होगी कि वो तुम्हारे साथ फोटो शूट करवाए। माया की बातों पर जानवी को हंसी आ रही थी। उसने नाम में सिर हिलाते हुए कहा, मैंने नहीं, ऋषभ ने इस फोटो शूट के लिए जबरदस्ती की। जानवी की इस बात ने तो माया को तोड़ कर रख दिया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो गुस्से में चिल्लाई, तुम्हें शर्म नहीं आती जानवी, ऋषभ पर झूठे इल्जाम लगाते हुए? वो क्यों कहेगा ऐसा भला? उसे तो फोटोज खिंचवाना भी पसंद नहीं था। जानवी ने अब भी बड़े प्यार से कहा, विश्वास नहीं हो रहा तो बाहर जाकर ऋषभ से खुद पूछ लो। इस बात ने तो माया को और भी हैरान कर दिया। जानवी को पता था कि अब माया सीधा ऋषभ के पास जाएगी, इसीलिए वो वापस अपनी जगह पर बैठी और मेकअप आर्टिस्ट को आगे मेकअप करने के लिए कहा। माया का गुस्सा तो 7वें आसमान पर चला गया और वो सीधा बाहर की ओर गई। उसने देखा तो ऋषभ भी शेरवानी पहने बहुत ही हैंडसम लग रहा था और जानवी के तैयार होकर आने का इंतजार कर रहा था। माया ने खुद को संभाला और चेहरे पर मुस्कान लिए ऋषभ के पास गई। हेलो ऋषभ। ऋषभ ने बस एक नजर उसको देखा और कोई जवाब नहीं दिया। माया ने उसके साथ बैठते हुए कहा, ऋषभ, मुझे समझ नहीं आ रहा, जब तुम्हारा और जानवी का डिवोर्स हो रहा है तो वो तुम्हें वेडिंग शूट के लिए क्यों फोर्स कर रही है? ऋषभ ने घूर कर माया की तरफ देखा। तुम्हें किसने कहा कि जानवी ने मेरे साथ जबरदस्ती की है? बल्कि मैंने ही जानवी को ये वेडिंग शूट करवाने के लिए जबरदस्ती मनाया है। इस बात ने तो माया के चेहरे का रंग फीका कर दिया। उसने जल्दी से कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें तो पिक्चर लेना कभी भी पसंद नहीं था। मैं तुम्हें कितना कहती थी, लेकिन तुम फोटोज खिंचवाते ही नहीं थे। ऋषभ हल्का सा मुस्कुराया। इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम किसके साथ फोटो खिंचवा रहे हो। मैं जानवी के साथ ये फोटो शूट चाहता हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। इस बात ने तो माया को एक ऐसा झटका दिया जो किसी सदमे से कम नहीं था। अब उसकी आवाज में प्यार नहीं, गुस्सा आ गया और वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, ये गलत है ऋषभ, भूलो मत, तुम्हारे जानवी के साथ डिवोर्स के बाद तुम मेरे साथ शादी करोगे। तुम्हें नहीं लगता ये वेडिंग शूट गलत है? ये सुनते ही अब ऋषभ के चेहरे का भी रंग बदल गया। तुम्हें ये सब किसने कहा माया कि मैं डिवोर्स के बाद तुमसे शादी करूंगा? माया गुस्से से एकटक ऋषभ को देखती जा रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे डैड ने ऋषभ, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि जल्दी ही वो हम दोनों की शादी करवाएंगे। मैं ही फैमिली के लिए सूटेबल बहू हूँ। ऋषभ ये सुन जोर जोर से हंसने लगा। तुम बहुत फनी हो माया, तुमसे ये बात जिसने की है, तुम प्लीज उन्हीं से जाकर इस बारे में बात करो, मुझसे मत करो। माया जोर से चिल्लाई,
ये गलत है ऋषभ। अब ऋषभ के गुस्से की भी इंतहा हो गई थी। वो तो पहले से ही बहुत गुस्से में था, क्योंकि इन सब की वजहों से ही उसका जानवी के साथ डिवोर्स हो रहा था और माया बार बार जानवी को परेशान कर रही थी। इसलिए उसने अपनी जगह से उठते हुए कहा, गलत कौन है ये तुम भी जानती हो माया। तुम जिसके साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग कर रही हो ना, प्लीज उनके पास जाकर ही बात करो। तभी ऋषभ की नजर सामने खड़ी जानवी पर गई और वो सीधा उसके पास गया। जानवी ने भी इन दोनों की बातें अच्छे से सुन ली थी। ऋषभ ने सीधा जानवी का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। जानवी ने भी ऋषभ के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। मैंने तुमसे ज्यादा हैंडसम दूल्हा आज तक नहीं देखा। दोनों को एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले देख माया के तन बदन में मानो आग लग गई। वहीं ऋषभ और जानवी इसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़े स्टूडियो में फोटोशूट के लिए चले गए। माया ने दांत पीसते हुए ऋषभ के डैड को कॉल किया। अंकल, ये सब क्या हो रहा है? आपने तो कहा था कि ऋषभ की शादी मुझसे होगी, लेकिन वो तो जानवी के साथ यहाँ स्टूडियो में वेडिंग शूट करवा रहा है। माया की बात ने आनंद के चेहरे की मुस्कान गायब कर दी। उन्होंने अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन फिर माया को तसल्ली देते हुए कहा, तुम घबराओ मत बेटा, ऋषभ ने डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दिया है। दोनों के अलग होने में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बाकी रह गई है, जिसमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उसके बाद ऋषभ तुम्हारा ही होगा, डोंट वरी। वैसे भी वो ये फोटोज एक दूसरे की याद बनाकर रखना चाहते होंगे, बस और कुछ नहीं। ऋषभ ने भी साइन कर दिए हैं। इस बात ने माया के चेहरे पर एक चमक ला दी। उसने थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोला, अंकल ये सब जल्दी होगा ना? हाँ बेटा, बिल्कुल होगा। माया ने फिर खुश होते हुए कहा, थैंक यू अंकल, एक आप ही हैं जो हमारी शादी करवाना चाहते हैं, इसीलिए प्लीज आप सब कुछ जल्दी जल्दी करवा दीजिए। इसके बाद माया ने फोन रख दिया और उसने इतराते हुए कहा, जितना करना है कर लो ऋषभ। मुझे पता है कि तुम एक बार जानवी से अलग हो गए तो मैं तुम्हें अपना दीवाना फिर से बना ही लूंगी। मेरे लिए वो बड़ी बात नहीं है। वहीं स्टूडियो में पहुंचते ही जानवी और ऋषभ ने एक दूसरे के हाथ छोड़ दिए, क्योंकि उन दोनों ने ये सब सिर्फ माया को चिढ़ाने के लिए किया था। दोनों फोटोज के लिए खड़े हो गए। फोटोग्राफर के कहने पर कभी वो एक दूसरे को गले लगा रहे थे तो कभी एक दूसरे की कमर पर हाथ रख रहे थे। फोटोग्राफर ने फिर दोनों को किस करने के लिए कहा। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को किस किया, जानवी ने झट से ऋषभ को गले से लगा लिया। ऋषभ तब बोला, अगर तुम अब भी चाहती हो कि ये डिवोर्स ना हो तो बस एक बार कह दो, हमें इस दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर पाएगी। आखिर क्या जवाब देगी जानवी अब ऋषभ को? क्या दोनों की नजदीकियां एक दूसरे से प्यार का एहसास करवाएंगी? क्या होगा इन दोनों की जिंदगी में आगे? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। ऋषभ ने बड़ी उम्मीद के साथ जानवी को एक आखिरी बार मनाते हुए कहा, तुम चाहो तो मैं अब भी इस डिवोर्स को रोक सकता हूँ। जानवी ने नम आंखों से ऋषभ की तरफ देखा। इस वक्त शायद पहली बार ऋषभ की आंखें भी नम थी। ऋषभ जैसा बड़ा बिजनेसमैन किसी लड़की के लिए आंसू बहा रहा था, ये कोई छोटी बात नहीं थी। जानवी ने मन में ही ठान लिया, ऋषभ को जब से मैंने कहा था कि वो माया से दूर रहे, उसने मेरी वो बात भी मान ली। उसने खुद को बहुत बदला है और वो भी मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहता। क्यों ना एक मौका ऋषभ को देकर देखूं? अगर ऋषभ मेरे साथ है तो मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। जानवी ने जैसे ही कुछ कहने के लिए लब खोले, एक लड़की ने स्टूडियो का दरवाजा खोलते हुए कहा, जानवी मैडम, आपके लिए किसी का अर्जेंट फोन आया है। ये सुनते ही जानवी थोड़ा घबरा गई, क्योंकि स्टूडियो में आने से पहले इन लोगों ने अपने फोन लॉकर रूम में रख दिए थे, जिससे इनको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसे लगा जरूर कोई अर्जेंट कॉल होगा, तभी स्टूडियो में फोन आ गया। उसने फोटोग्राफर से माफी मांगते हुए कहा, आप प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी आई। ऋषभ ने भी उसकी ओर देखते हुए हाँ में सिर हिलाया कि आराम से जाओ।
जैसे ही नीचे जाकर जानवी ने फोन उठाया तो सामने से आई आवाज ने उसके होश उड़ा दिए। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि ऋषभ के पापा आनंद मल्होत्रा का था। तो दिखा ही दी तुमने अपनी औकात जानवी, मुझसे वादा करके तुमने उसे तोड़ दिया। मैंने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन तुम शायद मानने वालों में से नहीं हो। आनंद ने लगभग चिल्लाते हुए फोन पर कहा। जानवी को समझते देर न लगी कि माया ने सब कुछ अंकल को बता दिया है। उसने फिर आराम से जवाब दिया, मैं तोड़ने के लिए कोई वादा नहीं करती अंकल। ऋषभ कल ही दुबई से आया है और उसने मुझसे कहा कि वो कोर्ट की डेट बता देगा। जानवी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि आनंद ने कहा, कल सोमवार की डेट मिली है कोर्ट की, तुम्हें जाना है और साइन करके मेरे बेटे को छोड़ देना है, समझी तुम? न जाने क्यों लेकिन जानवी ने हाँ नहीं कहा। उसकी आंखें भीग गई और उसकी आंखों के सामने ऋषभ का चेहरा आ गया जब वो बहुत प्यार से उसे डिवोर्स के लिए मना करने को कह रहा था। जानवी चाहती थी कि वो एक बार ऋषभ पर भरोसा करे, लेकिन ऋषभ के डैड ने आगे जो कहा उससे जानवी हक्का बक्का रह गई। तुम्हारी चुप्पी बता रही है कि तुम अपना फैसला बदलना चाहती हो जानवी। अगर ऐसा दूर तक तुम्हारे ख्याल में भी है तो एक बात ध्यान रखना, जैसे ही तुमने और ऋषभ ने डिवोर्स के लिए मना किया, मैं ऋषभ को अपने बिजनेस से निकाल दूंगा। आनंद की बात सुन जानवी की आंखें हैरानी में बड़ी हो गई। वहीं आनंद ने आगे कहा, मेरे पास अभी भी मेरा दूसरा बेटा जतिन है। वो भले ही बिजनेस में ऋषभ जैसा होशियार ना हो, लेकिन उसने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली। मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा ऋषभ की जगह जतिन को देने में। जानवी बहुत ज्यादा घबरा गई क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि ऋषभ ने कितनी मेहनत की है अपनी कंपनी को इस मुकाम पर पहुंचाने में। वो कभी भी उसे उसके बिजनेस से अलग नहीं करना चाहती, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तभी आनंद ने कहा, ऋषभ के नुकसान की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम। नहीं अंकल, ऐसा मत कहिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं कल कोर्ट टाइम पर पहुंच जाऊंगी, लेकिन आप ऋषभ के साथ ऐसा कुछ मत कीजिएगा। जानवी ने लगभग कांपती हुई आवाज के साथ कहा। ये सुनते ही आनंद के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। इसके बाद जानवी वापस से स्टूडियो गई। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर ऋषभ को कुछ शक भी हुआ। उसने जानवी से पूछा, क्या हुआ जानवी, किसका फोन था? जानवी ने उसकी आंखों में देखा। उसका मन एक बार को हुआ कि वो ऋषभ को सच बता दे, मगर वो अपने प्यार को ऋषभ के करियर पर भारी पड़ने नहीं देना चाहती थी। इसलिए उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ खास नहीं, ऐसे ही ऑफिस से था। ऋषभ को उसकी बात सच नहीं लग रही थी। उसकी आंखें उसकी जुबान का साथ नहीं दे रही थी, मगर उसने यहाँ जानवी से कुछ और सवाल पूछना सही नहीं समझा। थोड़ी देर बाद दोनों का फोटोशूट फिर से शुरू हुआ, लेकिन जानवी अब इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। उसने 2-3 फोटोज के बाद ही आगे शूट करने से मना कर दिया। वहीं ऋषभ ने भी ज्यादा जिद नहीं की। फिर अपने कपड़े बदलकर ऋषभ ने उससे पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा था, तुमने जवाब नहीं दिया। कहो, क्या फैसला है तुम्हारा? जानवी ने इधर उधर देखते हुए कहा, नहीं, जो जैसा हो रहा है उसे वैसा ही होने दो, अब कुछ मत बदलो ऋषभ। ये सुनते ही ऋषभ के दिल में एक अजीब सा दर्द उठा, लेकिन उसने उसकी शिकन अपने चेहरे पर आने तक नहीं दी। वो सिर्फ मुस्कुराया, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद इस बारे में तुमसे कोई बात ना करूं। फिर मन ही मन सोचने लगा, मैं भी पागल हूँ जब मैं जानता हूँ कि जानवी सिर्फ राहुल से प्यार करती है और उसके पास वापस लौटना चाहती है, तो मैं ये सवाल बार बार पूछकर क्यों उसे परेशान कर रहा हूँ। दोनों जब बाहर निकले तो मौसम बदल गया था। पूरा आसमान बादलों से घिरा था। ऐसा लग रहा था कि कभी भी तेज बारिश शुरू हो सकती है। बिजली कड़कने की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी। ऋषभ ने कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जानवी ने ना करते हुए कहा, नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर नहीं, दादी के पास हॉस्पिटल जा रही हूँ। ऋषभ ने हैरान होते हुए पूछा, लेकिन तुम्हारी दादी के पास तो उनकी केयरटेकर है ना? हाँ, मगर आजकल पता नहीं दादी को क्या हो गया है। वो जिद करती है कि मैं रात में उनके साथ रुकूं, इसीलिए मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। जानवी ने आगे बढ़ते हुए कहा। ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ लिया, कुछ वक्त मेरे साथ बिता लो, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। ऋषभ की बातों में प्यार की खनक को सुन जानवी मना नहीं कर पाई और चुपचाप उसके साथ कार में जाकर बैठ गई। ऋषभ का दिल कर रहा था कि वो जानवी को अपनी बाहों में भर ले और बहुत प्यार करे। वो इतना बड़ा था, लेकिन एक बच्चे की तरह जानवी को हक करके सोना चाहता था, उससे प्यार चाहता था।
थोड़ी देर में दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए और उस वक्त तेज बारिश शुरू हो गई। ऋषभ जल्दी से उतरा और छाता लेकर जानवी की ओर बढ़ा। उसने पूरे छाते से जानवी को कवर कर दिया, लेकिन उसका कंधा पूरी तरह से भीग रहा था। जैसे ही जानवी ने ये देखा तो उसने छाता उसके सिर के ऊपर कर दिया। तुम भीग रहे हो ऋषभ? लेकिन ऋषभ ने फिर से छाता उस पर करते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम जल्दी बीमार हो जाती हो। तुम्हें बारिश रास नहीं आती। वैसे भी तुम्हारे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी है, इसलिए तुम अपना ख्याल रखो। ऋषभ की बात ने जानवी के दिल को छू लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऊपर से दिखने वाला खड़ूस आदमी अंदर से इतना नरम दिल कैसे हो सकता है। फिर ऋषभ ने जानवी को कॉरिडोर तक छोड़ा। बाय, और अपनी दादी का ख्याल रखना। इतना कहकर ऋषभ वापस अपनी कार की तरफ बढ़ गया। जानवी उसे जाते हुए देखती रही, लेकिन अब वो ऋषभ को रोकने का हक खो चुकी थी। जैसे ही जानवी अपनी दादी के पास पहुंची तो उसने देखा कि वो बुरी तरह से रो रही थी। दादी, क्या हुआ आपको? कहते हुए जानवी भागकर उनके साथ लिपट गई। दादी ने रोते हुए कहा, तेरी हालत देखकर रो रही हूँ जानवी। मेरी किडनी खराब थी और हमें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए तुम्हारी शादी हमने ऋषभ से कर दी थी, और देखो आज तुम्हें उससे अलग होना पड़ रहा है। कितने अफसोस की बात है कि तुम्हारे दुख की वजह मैं हूँ। जानवी ने कसकर अपनी दादी को गले से लगा लिया। ऐसा मत कहो दादी, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है और ना ही मुझे किसी भी बात का कोई दुख है। प्लीज आप अपना ख्याल रखो बस। जानवी और दादी दोनों ही जानते थे कि एक किडनी के लिए जानवी की शादी ऋषभ से करवा दी थी। अब फिर से दादी की तबीयत बहुत खराब थी और उन्हें बचाना लगभग नामुमकिन। तो क्या फायदा हुआ? दादी की 3 साल की जिंदगी के लिए जानवी की सारी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। जानवी की आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे थे। वो शायद अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार अपनी दादी को करती थी। बचपन में उसकी माँ ने उसे उसके दादा दादी के पास छोड़ दिया था, जिससे वो नौकरी कर घर चला सके। इसीलिए उसने अपना ज्यादातर समय अपने दादा दादी के साथ गुजारा था। उसे आज भी याद है कि उसकी दादी कितनी हट्टी कट्टी थी और आज वो दर्द में तड़पते तड़पते सूख कर किसी तिनके की तरह हो गई थी। सारी रात दादी पोती इसी तरह बातें करते करते सो गई। अगली सुबह आज जानवी के दर्द का इम्तिहान था। उसका आज ऋषभ से डिवोर्स होना था। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो तैयार होकर कोर्ट पहुंच गई थी। वहां वो ऋषभ का गेट पर खड़े होकर इंतजार कर रही थी। तभी उसकी नजर कोर्ट के सामने रेस्टोरेंट पर गई। ये वही रेस्टोरेंट था जहां वो 3 साल पहले पहली बार ऋषभ को मिली थी। उसे वही दिन याद आ गया जब जानवी ने पहली बार ऋषभ को देखा था। वो बेशक व्हील चेयर पर था, लेकिन उसकी आंखों में कोई अफसोस नहीं था। उसका हैंडसम सा चेहरा और बोलती आंखें किसी को भी उसकी तरफ आकर्षित कर सकती थी। उसने ब्लैक कलर का कोट पैंट पहना हुआ था। उसकी आंखों में देखते ही जानवी को 13 साल पहले राहुल का चेहरा याद आ गया था, जब उसने राहुल को हॉस्पिटल में देखा था और उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था और एक कश्मकश। वो लगातार बस जानवी को देखता जा रहा था। जानवी को ऋषभ की आंखें देखकर राहुल की आंखें याद आ रही थी। वो चाहती थी कि उसी वक्त ऋषभ के पास जाए और उसे गले से लगा ले, उसकी आंखों को चूमे और उसके सारी दर्द को खुशियों में बदल दे। अरे, तुम यहीं खड़ी हो? इसी आवाज के साथ ही जानवी अपनी यादों से बाहर आई। उसने सामने देखा तो ऋषभ खड़ा था। जानवी ने उसकी आंखों में देखा। आज भी ऋषभ की वही बोलती आंखें उसे देख रही थी, मानो कह रही थी कि रोक लो इस अनहोनी को। मगर जानवी ने उसकी आंखों में नहीं देखा और मुंह फेरते हुए कहा, बस कुछ नहीं, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ऋषभ की नजरों ने भी उस तरफ देखा जहां कितनी देर से जानवी की नजरें टिकी हुई थी। उसे देख ऋषभ को समझते देर न लगी कि जानवी क्या सोच रही थी। उसके चेहरे पर एक अनचाही मुस्कान आ गई और वो कुछ देर तक जानवी को बस यूं ही घूरता रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने जानवी का हाथ पकड़ा और उसे कोर्ट के अंदर ले जाने लगा। जानवी बस एक बुत की तरह उसके पीछे पीछे चलती जा रही थी। वो ऋषभ की यादों को अपने जहन में बटोरे आगे बढ़ती जा रही थी। अंदर बहुत से लोग डिवोर्स के लिए आए हुए थे और एक लाइन लगी हुई थी। ऋषभ और जानवी भी उस लाइन में लग गए। वहां जितने भी कपल डिवोर्स के लिए आए थे वो सब लगभग जानवी और ऋषभ की उम्र के ही थे, लेकिन जहां उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए नफरत थी,
वहीं जानवी और ऋषभ एक दूसरे का हाथ पकड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वो तो अपनी मजबूरियों के चलते इस फैसले की घड़ी तक आ पहुंचे थे, वरना उन्हें कौन एक दूसरे से अलग कर सकता था। तभी एक सरकारी मुलाजिम उनके पास आया। अरे, आप दोनों गलत लाइन में खड़े हैं, कोर्ट मैरिज उस तरफ हो रही है। ये सुनते ही जानवी की आंखें भर आईं और ऋषभ ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा, हम यहाँ शादी करने के लिए नहीं बल्कि डिवोर्स के लिए ही आए हैं। ये सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई एक दूसरे का हाथ पकड़कर भी डिवोर्स के लिए आ सकता है। उसी वक्त जानवी का फोन बजा और वो सुनने के लिए एक किनारे चली गई। लेकिन जैसे ही उसने फोन सुना, उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह उठी। उसका चेहरा घबराहट से लाल हो गया। ये देखते ही ऋषभ समझ गया कि कुछ तो सही नहीं है। वो भागकर जानवी के पास गया। क्या हुआ जानवी, क्या बात है? उसी वक्त जानवी लड़खड़ा कर ऋषभ की बाहों में ही बेहोश हो गई। आखिर किसका फोन था ये, जिसे सुन जानवी की यह हालत हो गई? क्या हो जाएगा जानवी और ऋषभ का तलाक? क्या ऋषभ को कभी पता चल पाएगा कि उसके डैड जानवी को किस तरह की धमकियां दे रहे हैं? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड। ऋषभ ने जैसे ही देखा कि जानवी अचानक से रोने लगी है, उसे कुछ अजीब लगा और वो भागकर जानवी के पास गया। जानवी अचानक से बेहोश हो गई और उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया। जानवी, जानवी, क्या हुआ तुम्हें? ऋषभ जोर से चिल्लाया, लेकिन उसे जवाब देने से पहले ही जानवी बेहोश हो चुकी थी। ऋषभ ने जैसे ही फोन उठाकर अपने कान पर लगाया तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। फोन पर जानवी की माँ बुरी तरह से रो रही थी और कह रही थी कि तेरी दादी नहीं रही जानवी। ऋषभ जानता था कि जानवी अपने दादा दादी से कितना इमोशनली जुड़ी हुई थी, इसलिए उसने फटाफट से जानवी को गोद में उठाया और लेकर अपनी कार की तरफ भागा। आसपास कोर्ट में मौजूद लोग ये देखकर हैरान रह गए और एक दूसरे से खुसुर खुसुर करने लगे। कार के पास पहुंचकर ऋषभ ने जानवी के चेहरे पर पानी के छींटे मारे तो जानवी होश में आई। वो ऋषभ को देखते ही उसके गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। दादी मुझे छोड़कर चली गई, ऋषभ, दादी मुझे छोड़कर चली गई। ऋषभ ने उसको संभाला और कहा, हमें जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। इसके बाद वो कार भगाता हुआ हॉस्पिटल की ओर ले गया। जैसे ही ये दोनों जानवी की दादी के वार्ड में गए तो वहां का माहौल बहुत संगीन था। जानवी की माँ अपने चेहरे पर हाथ रख के बुरी तरह से रो रही थी और जानवी की दादी के शरीर को सफेद चादर से ढका हुआ था। ये सब देखते ही जानवी के पैरों ने जवाब दे दिया और वो धप से जमीन पर आ गिरी। मेरे सभी अपने मुझे छोड़कर चले गए, पहले दादाजी और अब दादी भी। ऋषभ से जानवी की हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने जानवी को सहारा देकर उठाया और दादी के बिस्तर तक ले गया। जानवी ने उनके चेहरे से सफेद चादर हटा दी और उनके चेहरे से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती दादी, मैं आपके बिना कैसे जिंदा रहूंगी? अब कौन है मेरा अपना? जानवी की यह हालत वहां मौजूद हॉस्पिटल के लोगों से भी नहीं देखी जा रही थी। वो बस लगातार रोए जा रही थी। सबको उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। ऋषभ उसे एक हाथ से संभाले हुए था, लेकिन जानवी ने तो जैसे अपने शरीर का साथ छोड़ दिया था। अगर ऋषभ उसे ना संभालता तो वो किसी भी पल जमीन पर गिर जाती। वहीं दूसरी तरफ अपने ऑफिस में बैठा ऋषभ का पिता आनंद बस अपने वकील के फोन आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसके फोन की घंटी बजी और उसने झट से फोन उठाया। अब तुम मुंह मांगी कीमत के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन सामने से आई वकील की आवाज सुन आनंद के चेहरे का रंग उड़ गया और वो अपनी सीट से उठते हुए चिल्लाया, व्हाट? ऋषभ जानवी के साथ नंबर आने से पहले ही चला गया, लेकिन कहाँ? आनंद को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने ऋषभ को फोन मिलाया, लेकिन उसने अपने डैड का फोन नहीं उठाया। वो जानता था कि वो फोन क्यों कर रहा है। फिर आनंद ने ऋषभ के मैनेजर को कॉल मिलाया तो उसे पता चला कि जानवी की दादी की मौत हो गई है। आनंद ने गुस्से से टेबल से वास उठाकर फेंकते हुए कहा, क्यों हुआ ऐसा? कहीं इस सिचुएशन के बाद ऋषभ अपना फैसला ना बदल ले। हट,
क्या जो डर है आनंद का वो सच हो जाएगा? ऋषभ डिवोर्स के लिए मना कर देगा? वहीं हॉस्पिटल में ऋषभ अब भी जानवी को पकड़े हुए था। उसकी आंखों से आंसू तो मिट गए थे, मगर उसका दुख खत्म नहीं हुआ था। वो जमीन पर बैठी कुछ कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। ऋषभ को जानवी की बहुत चिंता हो रही थी। फिर उसने जानवी की माँ से बात की। अब दादी के क्रियाकर्म के लिए क्या करना है? उसकी माँ ने रोते हुए जवाब दिया, इन्हें गांव ले जाना होगा, जहां जानवी के दादाजी का क्रियाक्रम किया गया था। फिर उनकी अस्थियां भी उनके साथ ही दफन कर देंगे। इतना कहते ही वो बिलक बिलक कर रो पड़ी। जानवी को तो कोई होश नहीं था, लेकिन इस वक्त ऋषभ था जो सब कुछ संभाले हुए था। उसी ने हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी की और फिर गाड़ियों का बंदोबस्त कर ये सब गांव के लिए निकल गए। गांव के अपने ट्रेडिशंस थे जिसे फॉलो किया जा रहा था, मगर जानवी अपनी दादी के शरीर को पकड़े हुए जिद कर रही थी, मैं दादी को कहीं नहीं जाने दूंगी, ये मेरे साथ ही रहेंगी। तभी किसी ने ऋषभ के पास आकर कहा, तुम इसके पति हो ना? ऋषभ ने हाँ में सिर हिलाया तो उस आदमी ने कहा, आप इनको थोड़ा दूर कीजिए, वरना हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। लेकिन जानवी कहाँ सुनने वाली थी। जैसे ही ऋषभ ने जानवी के पास जाकर कहा, दूर हो जाओ जानवी, इन्हें अपना काम करने दो। जानवी ने ऋषभ को जोर से धक्का मारा। दूर हटो मुझसे, कोई मेरी दादी को मुझसे दूर नहीं कर पाएगा, मैं इन्हें किसी को हाथ नहीं लगाने दूंगी। जानवी को जिद करता देख और टाइम बढ़ता देखकर ऋषभ ने उसे जोर से खींचा और चिल्लाते हुए बोला, दादी मर गई हैं, वो हमें छोड़कर जा चुकी हैं। अब हम उन्हें अपने पास नहीं रख सकते, उन्हें जाना होगा। उन्हें अपने पति के पास जाने दो जानवी, जाने दो उनको। ऋषभ की ये बात सुन मानो जानवी अपने होश में आई थी। उसने एक बार फिर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और ऋषभ के साथ लिपट गई। मैं अकेली रह गई ऋषभ, मैं अकेली रह गई। ऋषभ ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं नहीं जानवी, मैं हूं तुम्हारे साथ। उसके बाद क्रियाक्रम पूरा हुआ और सब लोग अपने अपने घर चले गए। ऋषभ ने जानवी को खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, मगर जानवी ने कुछ नहीं खाया। वो बस यूं ही बैठी रोते जा रही थी। ऋषभ को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो जानवी को कैसे इस सदमे से बाहर लेकर आ पाएगा। तभी ऋषभ को दूसरे कमरे से किसी के जोर जोर से बोलने की आवाज सुनाई दी। वो जैसे ही उस तरफ गया तो उसे जानवी की माँ की आवाज सुनाई दी। क्या मतलब है नीलम कि ये मेरा दामाद नहीं है? नीलम, जो कि जानवी की दूर की मामी थी, उसने कहा, नहीं नहीं दीदी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस ये कह रही थी कि आपका दामाद तो व्हील चेयर पर था ना, वो तो अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो सकता था, तो फिर ये कैसे चल फिर रहा है? जानवी की माँ ने गला साफ करते हुए जवाब दिया, मेरा दामाद सिर्फ जख्मी हुआ था एक एक्सीडेंट में, उसके बाद वो ठीक हो गया और 1 साल से अपने पैरों पर चल रहा है। नीलम मन ही मन इनको कोस रही थी कि तुम लोग तो लालची हो, तुमने तो पैसों के लिए अपनी बेटी को एक अपाहिज को बेच दिया था। कोई किसी के दिल का हाल नहीं जानता, लेकिन बातें बनाने और किसी का मजाक उड़ाने में हर कोई माहिर है। ऐसा ही कुछ इस वक्त जानवी के रिश्तेदार कर रहे थे, जिन्हें उनके दुख से कोई मतलब नहीं था। तभी नीलम बोली, दीदी, हमने तो सुना है जानवी के ससुराल वाले बहुत अमीर हैं और वो जानवी को ठीक से नहीं रखते। आपको भी क्या जरूरत थी अपनी बेटी इस तरह अपने से इतने ऊपर के खानदान में ब्याहने की? इस बात का अब जानवी की माँ क्या जवाब देती? उसकी आंखों में लगभग आंसू बहने लगे थे। एक तो वो पहले से ही दुखी थी और ऊपर से ये सब भी। उसी वक्त ऋषभ वहां अंदर गया और चिल्लाते हुए बोला, आप लोग यहाँ मातम मनाने आए हैं या मजाक उड़ाने? ऋषभ को वहां देखकर नीलम के तो होश उड़ गए। वहीं जानवी की माँ की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। ऋषभ ने आगे कहा, जानवी मेरी पत्नी है और उसके सुख दुख में मैं हूँ उसके साथ, इसीलिए आप लोग अपनी ये बेकार की बातें यहाँ ना ही करें तो अच्छा होगा। मेरा परिवार जानवी को कितना पसंद करता है ये आप लोग ना तो समझ सकते हैं और ना ही आपको समझने की कोई जरूरत है। इतना कहकर ऋषभ वापस जानवी के कमरे में चला गया। नीलम का मुंह उतर गया था और वो कुछ बोलती उससे पहले ही जानवी की माँ बोली, ऋषभ मेरी बेटी का पूरा ख्याल रखता है और मेरे लिए यही मायने रखता है। जबकि अंदर ही अंदर इन्हें इस बात की घबराहट भी थी कि जब जानवी और ऋषभ का तलाक हो जाएगा तो वो इन लोगों को क्या जवाब देंगी। नीलम हाँ में सिर हिलाते हुए घर से निकल गई
और इन सबको कोसते हुए बोली, बड़े आए, बड़े खानदान की बातें करने। लड़के के अलावा उसके परिवार से कोई भी नहीं आया। सब पता है मुझे कि इनके घरों में क्या होता है और जानवी की कितनी इज्जत है। वहीं यहाँ से दूर शहर में माया अपने कमरे में तोड़ फोड़ कर रही थी, क्योंकि उसने तो उम्मीद की थी कि अब जानवी और ऋषभ का तलाक कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अब इस हादसे के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता था। तभी वहां माया के डैड और ऋषभ के डैड वहां पहुंचे। माया के कमरे की हालत देख उन्हें समझते देर न लगी कि वो ये सब क्यों कर रही है। तभी आनंद ने माया को समझाया, बेटा काम डाउन, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। ऋषभ और जानवी का तलाक अब कोई नहीं रोक पाएगा। माया को इस बात से तसल्ली हुई और वो आराम से बैठ गई। लेकिन तभी उसके पापा ऋषि ने आनंद से कहा, देख लेना आनंद, अगर माया की शादी ऋषभ से नहीं हुई तो हमारे रिश्ते पहले जैसे नहीं रहेंगे। आनंद ने जैसे ही ये सुना वो हैरान रह गया। ये तुम क्या कह रहे हो ऋषि? तुम अच्छे से जानते हो कि मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ। मेरा काम तो हो भी गया होता अगर जानवी की दादी की मौत ना हुई होती। ऋषि ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने जो कहना था कह दिया, बाकी तुम्हें देखना है। आनंद के दिल में एक घबराहट जरूर थी, क्योंकि वो अपने बेटे की जिद को बहुत अच्छे से जानते थे। वहीं दूसरी तरफ देखते देखते 2 दिन बीत गए और आज जानवी की दादी की राख को इन्होंने दादाजी की कब्र के साथ दफनाना था। ये लोग इस वक्त जानवी के घर के पीछे के बड़े से आंगन में खड़े थे, जहां अब 3 कब्र दिखाई दे रही थी। जानवी की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो मन ही मन बोली, ये उन 3 लोगों की कब्रें हैं जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मेरे दादा दादी और वो जिसने मेरी जान बचाते हुए अपनी जान दे दी थी। ये सोचते ही जानवी की आंखों से आंसुओं का समंदर बह उठा। ऋषभ ने उसे संभाला। वो धीरे से बोली, मैं इसलिए दुखी नहीं हूँ कि दादी नहीं रही, बल्कि अब तो मुझे सुकून मिल रहा है क्योंकि वो मेरे दादाजी से जाकर मिल गई हैं। इतना कहते ही उसने खुद को ऋषभ के सीने में छिपा लिया। ऋषभ ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। गांव के लोग उन्हें इस हाल में देख बहुत खुश हो रहे थे कि इतनी अच्छी जानवी को कम से कम अच्छा लड़का मिला। इस लड़की ने बहुत कुछ सहा है अपनी जिंदगी में, मगर अब उसे इतना प्यार करने वाला लड़का मिला है। इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद सब लोग घर आ गए और जानवी अपने कमरे में चली गई। ऋषभ उसके लिए खाना लेकर आया तो जानवी ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऋषभ ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम खाओगी नहीं तो दादा दादी नाराज होंगे। ये सुनते ही जानवी ने नम आंखों के साथ खाना खा लिया। फिर ऋषभ ने उसे सुला दिया। आधी रात को ऋषभ की आंख खुली तो उसके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि जानवी उसके बगल में नहीं सो रही थी। वो उठा और इधर उधर भागा, लेकिन उसे पूरे घर में जानवी कहीं दिखाई नहीं दी। तभी उसे पीछे के आंगन से किसी के चलने की आवाज आई। ऋषभ भागता हुआ वहां गया तो उसने देखा कि जानवी अपनी दादा दादी की कब्र के पास बैठी रो रही थी। ऋषभ ने उसे गले से लगा लिया। तुम यहाँ अकेली क्यों आई? लेकिन जानवी ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर वहां बैठे रहने के बाद ऋषभ ने जानवी को उठाया। चलो अब अंदर चलो, यहाँ बाहर ठंड बहुत है। जब वो दोनों घर वापस आ रहे थे तो घर के बिल्कुल सामने ऋषभ को एक लड़का दिखाई दिया, जिसे देखते ही ऋषभ के होश उड़ गए, क्योंकि कद काठी से वो लड़का बिल्कुल उस लड़के जैसा लग रहा था जिसने माया पर हमला किया था। उसकी धुंधली सी तस्वीर कैमरा में कैद हो गई थी। क्या ये सच में राहुल था? आखिर क्या होने वाला है कहानी में आगे? अगर राहुल जिंदा है तो जानवी झूठ क्यों बोलती है कि वो मर चुका है? क्या ऋषभ इस हकीकत का कभी पता लगा पाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी के आने वाले एपिसोड।